शॉर्ट समरी में बताएंगे? समड़ी? यस सर। समड़ी में तो सब चीज आ जाता है। समड़ी? पिक्चर वाला सर बता दीजिए। पिक्चर वाला? यस। अच्छा ठीक है, पिक्चर वाला, चलो ठीक है, पिक्चर संबंधित भी रहता है क्वेश्चन, तो पिक्चर वाला ही कहाँ से स्टार्ट करें? जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना नाम रोल नंबर जो बचा हुआ है बाद में कर देना। चलो, तो पिक्चर वाला में देखो, पहले हम एक सिलसिलेवार ढंग से संवाद में क्या क्या था उसको थोड़ा सा देख लें। आप में से कौन बोलना चाहेगा? एकदम मतलब सीक्वेंस के हिसाब से। सबसे पहले तो संवाद क्या है, उसके बाद संवाद और उसका विपरीत, उसका उल्टा व्यवस्था में क्या अंतर है, फिर संवाद तीन स्तरों के सरकार होते हैं। हाँ, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो या उससे अधिक स्तर की सरकार होती है। और थोड़ा और क्लियर करना है तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें होती हैं। अगर हम इतना भी कह देते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें होती हैं। हाँ, सर आवाज अच्छा से नहीं आ रहा, अच्छा से नहीं आ रहा है। बहुत कम कम आ रहा है। हाँ क्या किया जाए आवाज का? बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है आवाज या सबको कम कम आ रहा है? नो सर, बहुत कम आ रहा है। बहुत कम आ रहा है। सर माइक से दूरी मत बनाइए। अरे दूरी नहीं बनाया है, तुमसे दूरी है लेकिन माइक से दूरी नहीं है, है ना? माइक के बिल्कुल पास है हम। देखो, ये सब प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब सब कुछ ठीक रहेगा फिर भी ऑडियो प्रॉब्लम आता है कभी कभी, है ना? अभी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तो हमने थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया, पहले उल्टे नजदीक थे चलो, तो संघवाद जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि दो स्तर की सरकार होती है। अब संघवाद का विपरीत होता है एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, दोनों का बीच का अंतर कौन बताएंगे? सर हम बताते हैं। हम मतलब, हम का सर मतलब क्या? सर मान्य। मान्य, ठीक है, चलिए बोलिए। सर संघीय शासन में दो स्तर की सरकार होती है और एकात्मक में एक स्तर की सरकार होती है। हाँ, संघीय स्तर में अपने स्तर पर स्वतंत्र होते हैं और केंद्र सरकार अपना कार्य करती है और राज्य सरकार अपना। और एकात्मक में इकाइयां केंद्र के अधीन होती हैं। संघीय में राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, लेकिन एकात्मक में इकाइयां केंद्र के प्रति जवाबदेह होती हैं। यही सब है, फिर उसके एग्जाम्पल देंगे संघीय व्यवस्था सर के।
संघीय व्यवस्था में है सर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम एंड यूएसए। और सर एकात्मक में है श्रीलंका, चाइना एंड नेपाल। ठीक है, ये मैप देख के ही समझ में आ जाता है। चाइना को हम छोड़ सकते हैं अगर डेमोक्रेसी का ही तुलना करना रहा, क्योंकि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर यस सर। कर सकते हैं, है ना। सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, ना के बराबर। अभी आ रही है? यस सर, अब ठीक है। अब समझ में आया। ज्यादा मोबाइल नजदीक लाने से आवाज नहीं आती है, जैसे माइक में बोलते हैं ना, वैसा ही कुछ चक्कर हो रखा है। चलो कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो गया टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था संघवाद की विशेषताएं। पॉइंट्स थे, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है अक्सर। तो इसकी विशेषताएं तो बहुत आसान है, बुक में ही पॉइंट वाइज दिया है। इसमें यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं में है कोई डाउट? इसमें दिया हुआ है सर कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। तो सर ये दो चीज क्या है? दो चीज क्या है ना? यस सर। पहला चीज क्या कह रहा है? देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। मतलब देश का जो एकता है, यूनिटी है ना, यस सर। सुरक्षित भी रखना है और उसको बढ़ावा देना है। तो इसके लिए संघीय व्यवस्था क्या करती है एकता को बनाए रखने के लिए? देखो, एकता के बनाए रखने के लिए संघवाद में कुछ ऐसे विषय जो हैं वह सब संघ सूची में डाले जाते हैं। संघ सूची के विषय पूरी तरह से जो है, मतलब देश की एकता, देश की रक्षा, जो राष्ट्रीय विषय के वो होते हैं उसके लिए रखते हैं। और दूसरा बात, संघवाद में जो है नागरिकों को समानता के हिसाब से देखा जाता है, किसी की अनदेखी नहीं की जाती है। तो उससे भी लोगों में एक जुड़ाव महसूस होता है। ठीक है, जब आप किसी भी संघवाद के अंतर्गत सभी नागरिकों को सम्मान देंगे, उचित सम्मान देंगे, उससे भी वो देश के प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरा चीज क्या है कि क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है। ये तो संघवाद बखूबी करता है। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करने के लिए ही तो संघवाद राज्य सरकारों को अधिकार देता है ना, और राज्य सरकार के कामकाज में दखल नहीं देता। इससे राज्य सरकार अपने हिसाब से अपना शासन चलाती है, अपने क्षेत्र के लोगों का और उनकी कला संस्कृति जो भी है उनका। तो संघवाद दोनों काम करता है। आपने देखा कि भारत में जो है भाषा नीति, यह सब चीज को भी तुम चाहो तो सोच सकते हो कि भारत की भाषा नीति, भारत में भाषाई राज्य बनाए गए, केंद्र राज्य संबंध भारत का कैसा है। तो यह सब चीजों से भी पता चलता है कि संघवाद जो है वह मतलब यह सब काम करता है। सर एक बार केंद्र राज्य संबंध बता दीजिए एक बार सर। देखो, केंद्र राज्य संबंध जो है संघवाद का बेसिस है। बेसिस मतलब आधार है। बिना सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के संघवाद हो ही नहीं सकता। तो वह रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि 2 स्तर की सरकार होगी, एक दूसरे के इसमें दोनों हस्तक्षेप नहीं करते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपना अपना काम करते हैं। इसके लिए संविधान में सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यह सब होता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात होती है कि केंद्र और राज्य का रिलेशन इस पर भी निर्भर करता है कि क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली तो वैसे केंद्र होता है, लेकिन राज्य को उसने कितनी लिबर्टी दी है। यदि कोई केंद्र सरकार राज्यों के साथ मनमाना व्यवहार करे, जब मन हो तब राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे, इस तरह का यदि कुछ सिलसिला हो, ठीक है, तब हम कहेंगे कि केंद्र राज्य संबंध अच्छा नहीं है,
संवाद सही प्रकार से नहीं चल रहा। जैसे भारत का ही एग्जाम्पल दिया है इसमें कि शुरू शुरू में क्या हुआ, 1900 मतलब 90 के पहले की बात करता है। उन दिनों में केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली होती थी, कांग्रेस की सरकार रहती थी, बहुत ज्यादा बहुमत मिलता था कांग्रेस को। तो कांग्रेस सरकार क्या सरकार है, सरकार को गिरा दो, यह करती थी। इसको तो अच्छा नहीं माना जाएगा। हाँ, कैसे गिराया जाता था सरकार को? कैसे? सरकार को कैसे भंग किया जाता था? अच्छा देखो कैसे भंग किया था कि इस राज्य में राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर जो है केंद्र सरकार को यह राइट था कि वह राज्य सरकार को भंग कर दे। ठीक है, कि इस राज्य की स्थिति सही नहीं है, इस राज्य में सरकार ने मतलब विश्वास खो दिया है जनता का, या विधानसभा का विश्वास खो दिया है सरकार ने। इस तरह से राज्यपाल खुद रिपोर्ट दे देता था, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं रहती थी। राज्य सरकार ठीक से केवल इतना ही था कि उसका केंद्र की रिपोर्ट को आधार बना करके केंद्र सरकार, तो इससे संघवाद मजबूत नहीं था, वह कमजोर संघवाद कहा जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, दो बातें हुई। एक तो ये हुआ कि केंद्र सरकार ही कमजोर हो गई। केंद्र सरकार में कोई एक पार्टी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बनाती थी, उसमें अनेक पार्टी मिल करके सरकार बनाने लगी। अब क्या हुआ कि केंद्र सरकार यदि चाहती थी कि किसी राज्य सरकार को भंग करें, तो उसमें तो खुद ही उतना दम नहीं था, वो कैसे भंग करेगी। फिर हो सकता है कि उस राज्य सरकार के भी कुछ लोग उस सरकार में शामिल हो, या केंद्र में भी यदि विपक्ष में है, मान लो क्षेत्रीय दलों के भी लोग हैं, तो वो संसद में हंगामा करेंगे, है ना। तो इससे केंद्र के लिए, सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि अब वह कैसे भंग करे। फिर एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई राज्य सरकार शासन चलाए या न करना है, यदि विधानसभा में उसको विश्वास, सरकार आराम से चला सकती है। इन सब कारणों से केंद्र के लिए मुश्किल हो गया कि वह राज्य को भंग कर सकती है, अर्थात केंद्र और राज्य का संबंध संविधान की भावना के अनुरूप हो गया। संविधान तो यही कहता है कि दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना काम करना है ना। इसलिए संघवाद मजबूत हो गया। और कोई प्रश्न? एक हमने बताया था 2 तरीके, हाँ जो बाद में आए वो लोग अपना अटेंडेंस कर दिए है ना, शाबाश मोनू। अरे किस बात का शाबाशी मिल गया तुम्हें? सर, संवैधानिक प्रावधानों में किस प्रकार के बदलाव आए थे भाषा नीति के समय, जब केंद्र शासित प्रदेश का गठन हो रहा था? भाषा नीति के संबंध में अभी अभी कल हम लोगों ने हिंदी दिवस मनाया था, सर, केंद्र शासित है ना। प्रदेश का जब गठन हो रहा था। केंद्र शासित का भाषा नीति से कोई वैसा सरोकार नहीं है। केंद्र शासित से भाषा नीति का क्या सरोकार है? कुछ भी नहीं। सर, संवैधानिक प्रावधान में क्या बदलाव आए थे? किस चीज के संदर्भ में? संवैधानिक प्रावधान में किस बात के संदर्भ में पूछ रही हो? सर, ये राज्य सूची के गठन के समय में। राज्य? सर, जब संसद में मंजूरी प्रदान किया जा रहा था उस टाइम। संसद में मंजूरी तो बहुत चीजों की होती है, मतलब इस संदर्भ में तुम्हारा प्रश्न है।
सर आधे राज्यों को विधानसभा के रूप में मंजूरी दिया गया था उस टाइम। आधे राज्य की विधानसभा को मंजूरी दिया गया था? अरे वैसा नहीं है, वो तो विशेष मतलब संविधान का जो विशेष बहुमत से जो चीजें पास होती हैं ना, इसमें राज्य की विधानसभा भी उसे पास करे, उसकी बात हो रही है। कि मान लीजिए आपको संविधान में संशोधन करना है और संविधान में बड़ा संशोधन करना है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो उस बड़े संशोधन के लिए जिसमें राज्यों का भी भागीदारी होना चाहिए। आपको पता है देश में कोई कानून बनता है तो वह संसद बनाती है, लेकिन वह चीजें जिसका संबंध राज्य से भी है और संविधान की बेसिक व्यवस्था से अर्थात केंद्र राज्य संबंध से है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन से जिन चीजों का ताल्लुकात है, ठीक है, उनमें यदि छेड़छाड़ की जाए जिसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी बात कहते हैं, तो उसके लिए नियम है कि संसद तो उसे पास करेगी ही, और संसद के साथ साथ जो है आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी उसको पास होना चाहिए। ये टॉपिक आपको क्लियर है कि दो प्रकार से संघवाद का गठन होता है? संघवाद का गठन है ना। चलिए, तो कोई भी आप में से एक बोल दीजिए उस टॉपिक को, संघवाद का गठन जो दो तरीकों से होता है उसको एक्सप्लेन करके। सर मान्य। तुम ही बोलोगी और किसी को चांस नहीं मिलेगा? बहुत लोग हैं, कोई दूसरे भी अगर बोलना चाहे तो बोलें। सर हम बोले कृष्णा। हाँ बोलो। सर संघवाद के गठन में सबसे पहले आता है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों का, सर ये तरीका बताना है ना। हाँ, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों का एक साथ एक बड़ी इकाई गठित करना। इसमें राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान, सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र से ज्यादा ताकतवर होते हैं। सर इसका एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया etc। ठीक है, तो यह पहला तरीका है। इस तरीके का नाम क्या है? साथ मिलकर केंद्र बनाना, साथ मिलकर राज्य गठित करना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर। और एक है, और क्या है दूसरा तरीका? सर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है? सर जो बड़े देश राज्यों को बांधे रखना। हाँ, इसमें क्या होता है? केंद्र सरकार राज्य का निर्माण। हाँ, केंद्र ही अपना पावर दे दे करके राज्य का निर्माण करती है, तो इसको होल्डिंग टुगेदर बोलते हैं। जैसे नवोदय सुपौल में होल्डिंग हाउस हुआ करता था। यस सर। तो लगता है वह होल्डिंग वर्ड जो है ना, उसका वही मीनिंग है कि उसमें सबको जो है बांधे रखा जाता था। बच्चा 6 में आया तो 6 में उनको बांध के रखा इसलिए उसका नाम होल्डिंग हाउस था क्या? क्योंकि होल्डिंग हाउस का कंसेप्ट जो है नवोदय सुपौल में है, सब जगह नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही चर्चा किया हमने। आगे बताइए इस टॉपिक में और कोई डिस्कशन चाहिए तो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, प्रधानमंत्री देश चलाता है, मुख्यमंत्री राज्यों को चलाते हैं। इसी तर्क से जिला परिषद के प्रधान को जिले का शासन चलाना चाहिए। फिर जिलों का शासन कलेक्टर या जिलाधीश क्यों चलाते हैं? बात तो सही है। जिले का जो है प्रशासन जिला परिषद, देखा था ना उसमें पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। हाँ पहला सर। होता है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर क्या होता है? पंचायत समिति। पंचायत समिति। पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है, और तीसरा
जिला परिषद। जिला परिषद। जिला जिला परिषद। परिषद। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि जिला परिषद उस जिले का जितना भी स्थानीय शासन है उसका प्रमुख हो गया, वो हो गया ना। हाँ, हाँ सर। तो नियम से तो जिला परिषद के ही प्रमुख को उस जिले का यदि कार्यभार दिया जाता तब कहा जाता कि सही अर्थ में जो है विकेंद्रीकरण हुआ है, जिले तक हुआ है। अभी जो विकेंद्रीकरण है वह कहने के लिए है, वास्तव में वह विकेंद्रीकरण तो राज्य तक ही है ना। हाँ अब सर। बताइए भाई, इसका उत्तर तो सपोज मुझे भी नहीं पता है, तो क्या उत्तर आपको लगता है इसका? सर जैसे मतलब कोई शासन का जैसे कलेक्टर या जिलाधीश जो होते हैं वो कुछ एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, तो सर वो ऐसा कुछ नीति बनवाएंगे जिसको कि ये उसको मतलब कार्य लाएंगे जिला हाँ परिषद से। हाँ, देखो एक बात तो ये जरूर है कि जिले का प्रशासन चलाने के लिए विशेष ज्ञान और विशेष दक्षता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सरकार का कोई भी नीति जो कार्यान्वित होता है, इम्प्लीमेंट होता है, वह जिला अधिकारी डीएम के द्वारा होता है, आपको पता है ना। कोई भी स्कीम हो, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम हो, उसको लागू कराने का सारा जिम्मेदारी जो है वह डीएम के ही हाथ में रहता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो हम लोग विकेंद्रीकरण किए हैं, विकेंद्रीकरण तो हम लोग ग्राम के स्तर पर किए हैं, ये बात तो क्लियर है कि गांव के स्तर पर किया गया है, पंचायत के स्तर पर किया गया है। कहता है कि स्थानीय लोगों को अपने संसाधन की पूरी जानकारी होती है, तो ये सब तो गांव पंचायत की बात होती है, या नगर का बात कर लीजिए आप कि नगर पालिका में जो है नगर के लोगों को जानकारी है। तो अब एक जिला में सपोज कीजिए कि बहुत सारा गांव हो सकता है, 100 गांव हो सकता है। अब यदि आप जिला परिषद का प्रमुख को ही सारा जिम्मेदारी दे दिए तो उसमें वह कन्फ्लिक्ट कर सकता है। वह जिला परिषद का प्रमुख हो सकता है कि जिस क्षेत्र से वह बिलोंग करता है उस क्षेत्र के प्रति थोड़ा सा ज्यादा करे काम, अन्य क्षेत्रों के प्रति ध्यान नहीं दे। फिर उसमें जो अलग अलग पंचायत के लोग हैं, अलग अलग पंचायत के मुखिया हैं, उन सबको लगेगा कि नहीं हमारा पंचायत का कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हर पंचायत की समस्या एक हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि सभी पंचायत में बाढ़ ही आए, सुपौल में भी ऐसा आवश्यक नहीं है कि सुपौल के सभी पंचायत में बाढ़ की समस्या आ जाए, है ना। सभी पंचायत में मतलब कि कोई बीमारी फैल जाए, ये जरूरी नहीं है। ये सब चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी वह ज्ञान जो है तुम्हारा जिला अधिकारी रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि तकनीकी तौर पर जो भी पैसा होता है, आप जानते हैं कि स्थानीय लेवल पे आज भी मुखिया इत्यादि को उतना पावर नहीं दिया गया है। वो पैसा, कोई भी पैसा डीएम के पास में आता है ना। तो उस पैसे को कैसे बांटा जाए, किस योजना में कैसे खर्च किया जाए, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, कहाँ पर क्या होगा, यह सब का जानकारी के लिए जो है एक ज्यादा मतलब कि जो शिक्षित व्यक्ति है, जो कंपटीशन दे के अपना कॉम्पिटेंसी, जिसको हर एरिया का ज्ञान है, वैसे व्यक्ति को रखा जाता है। यह जरूरी नहीं कि वह ज्ञान जो है उस जिला परिषद, तुमको पता है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी कोई काम तो नहीं कर रहे हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? कार्यपालिका का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और राज्य में मुख्यमंत्री है ना। लेकिन वो काम अपने से नहीं करते हैं, वो निर्णय केवल लेते हैं। उनका काम करने के लिए उनके नीचे कैबिनेट के लोग होते हैं, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी ये सब होते हैं। फिर अलग अलग मंत्रालय के भी प्रमुख होते हैं, उनके सबका तो डिपार्टमेंट बटा रहता है ना। तो सारा मिनिस्ट्री का भी सेक्रेटरी होता है, वह सब भी आईएएस ऑफिसर ही होता है। तो वो लोग फिर उनको आइडिया देते हैं, उनके पास में फाइल आता है, फिर वो सब पास होने के बाद फिर जो है डीएम के थ्रू से वह काम किया जाता है। क्योंकि किसी योजना को कार्यान्वित करने का जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि दक्ष, स्किल्ड, पढ़ा लिखा, कॉम्पिटेंट जिसको बोलते हैं, क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट व्यक्ति, वह जो है डीएम ही होता है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा निर्णय लेते हैं। सर डीएम के सरकार में पास जो तो सर फंड। हाँ, मुखिया।
सर सरकार में जो दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो हो गया जो कि सर जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, या फिर कोई जो नेता टाइप के जो सांसद है, या फिर जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, या फिर जो सांसद है। तो क्या अंग होता है सरकार का, क्या क्या अंग होता है? विधायक का कार्यकाल का न्यायपालिका का। तो ये जो तुम चर्चा कर रहे हो किस अंग की बात हो रही है? कार्यपालिका सर। बिल्कुल सही, कार्यपालिका की बात हो रही है। तो कार्यपालिका का जो है दो ग्रुप होता है, ठीक है। एक हाँ होता है, एक तुमने क्या कहा? एक जो राजनीतिक पार्टी सब जो आती है सर, जिसमें हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको सर पता नहीं सर। अस्थाई, इसमें सॉरी से कोई अस्थाई। बोलना है। एक अस्थाई, चलो ठीक है। और एक अस्थाई, एक और क्या होता है? नियम सब जो होता है वो अस्थाई होता है, और हाँ हाँ हाँ, सही कहा। राजनीतिक दल वाला जो अस्थाई। हाँ, तो एक को तो बोलते हैं अस्थाई कार्यपालिका, और एक को क्या बोलते हैं? अस्थाई। अस्थाई शब्द तो नहीं था उसमें, राजनीतिक शब्द था, राजनीतिक कार्यपालिका। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इंग्लिश में दोनों पी से है ना। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गए जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के द्वारा आते हैं, है ना। और बोलिए। अरे भाई 34 स्टूडेंट दिखा रहा है इसमें टोटल, मतलब मिला के, लेकिन मेरा अटेंडेंस में 34 नहीं हुआ है। तो कोई छूट गए हैं तो अपना नाम सारे या जिन लोगों ने 33 हुआ मैसेज है नहीं ना किया है या मैसेज कर दो अपना नाम और एडमिशन नंबर। सर हाँ, एक कहीं से कॉल आया था। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन। हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर जिला परिषद का जो प्रधान होता है वो सांसद या विधायक, मतलब क्या जो लोकसभा और विधानसभा के द्वारा चुना गया सांसद और विधायक होता है, उसका जो प्रमुख होगा वही जिला जिला परिषद परिषद का का प्रमुख प्रमुख होगा। विधायक या सांसद क्यों होगा? सर जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का प्रमुख तुम्हारा जो है वो उसका एक प्रक्रिया है ना, जैसे कि मुखिया लोग हैं, मुखिया लोग मिल करके चुनेंगे इसको, जो पंचायत समिति के मेंबर होंगे उसको चुनेंगे, फिर पंचायत समिति का मेंबर मिल करके अपना प्रमुख बनाएगा, जो जिला परिषद जाएंगे उसमें से फिर वो लोग मिल के अपना प्रमुख चुनेंगे। सर बुक में दिया हुआ है जिला परिषद में उस जिला से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने हाँ, गए अरे वो सदस्य के रूप में दिया है, प्रमुख कहाँ दिया है? देखो, जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, मतलब जो जिला परिषद का प्रमुख है। आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, पूरे आ रहा है। बोलिए सर, अभी को बोलिए। आवाज कम आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, आवाज कम आ गया। हेलो, हाँ ठीक है। हाँ, तो इसमें ये बोल रहा है कि जिला परिषद का प्रमुख, मतलब जिला परिषद का जो प्रमुख होगा वह राजनीतिक रूप से उसी परिषद का जो है प्रधान माना जाएगा, ये बात कह रहा है। ये थोड़ी कह रहा है कि जिला परिषद का प्रमुख जो है वह एमपी बन जाएगा। सर जिला परिषद का प्रमुख का चुनाव कैसे होता है?
उसके सदस्य मिलके करते हैं, जिला परिषद के सदस्य। अब जिला परिषद के सदस्य क्यों न होंगे, तो वे सदस्य जो है तुम्हारे जो पंचायत समिति होती है वो लोग मिल करके वहां भेजते हैं। सबका और एक सर और नगर निगम में क्या अंतर है? नगर निगम में अंतर है ना, नगर निगम तो केवल नगर का हुआ, ये तुमको ग्राम पंचायत की बात हो रही है, दोनों में अंतर है। ये नगर ग्राम पालिका पंचायत से ही आगे बढ़ते बढ़ते जिला परिषद बन गया। ग्राम पंचायत से ऊपर पंचायत समिति, या पंचायत समिति से आगे जाके जिला परिषद बन गया। लेकिन नगर जो है तुम्हारा, नगर पालिका, वो तो नगर का शासन चलाने के लिए, फिर जिला परिषद में उस नगर के भी मेंबर हो सकते हैं, ये बात हो सकती है। तो वह सब मिला करके है ना, पूरे जिले का, सभी गांव के लिए है, वह पूरे जिले के लिए है। और जो तुम बोल रही है नगर पालिका, वह तो केवल उस शहर के लिए है, मात्र उस शहरी क्षेत्र के लिए है। जिला परिषद तो केवल वैसा नहीं है। नगर निगम सर? नगर निगम केवल उस शहर के लिए है, जितना दूर में वह शहर है केवल उसके लिए है, लेकिन जिला परिषद पूरे जिले के लिए है। यस सर। सर ग्राम सभा के बैठक में गांव का सारा आदमी उपस्थित होना चाहिए सर। हाँ, ग्राम सभा जो है वह जनरल बॉडी है, उसमें गांव के सारे नागरिक, सारा आदमी मतलब क्या, बच्चा को नहीं बुलाएंगे, जो नागरिक हैं 18 वर्ष से ऊपर के है ना, गांव के सारे नागरिक बुला लिए जाएंगे। सर डीएम के पास कोई चीज का फंड तो नहीं ना आता? डीएम के ही पास आता है फंड भी कोई सर? मेरा जो करवाना होता है उसका भी फंड डीएम के पास जाता है, जिला परिषद के पास नहीं। फंड वाला सारा काम जो है ना वो डीएम के ही पास रहता है। सांसद कोटा का भी जो है वो आता है डीएम के पास, फिर सांसद बताता है कि यहाँ 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 फंड करना है ना। सर स्वशासी निकाय क्या होता है? स्वशासी निकाय का मतलब हुआ, जो ग्राम पंचायत है उसी को पता है स्वशासी निकाय, मतलब वह यूनिट, निकाय का मतलब क्या हुआ, यूनिट हो गया एक तरह से, जो अपना सरकार अपने से चलाए, अपना शासन अपने से करे, उसको स्वशासी बोलते हैं। ठीक है सर संघीय व्यवस्था का एक मतलब उसका सर विशेषता दिया हुआ सर कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। तो सर जो मतलब विधानसभा का कोई मेंबर है या फिर जो सांसद, जो लोकसभा का कोई मेंबर है, तो सब तो सर किसी कॉमन जनता से ही ना सर कर वसूलेगी। हाँ बिल्कुल। तो उसका कर वसूलने के बाद क्या सर उसका दोनों में बांट लिया जाता है क्या सर? हाँ दोनों तरह से होता है। देखो कुछ टैक्स ऐसा है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और कुछ टैक्स ऐसा है जो सेंट्रल के पास जाता है। तो सेंट्रल भी फिर क्या करती है, सारा पैसा अपने पास नहीं रखती है, उसका वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वह यह तय करती है। अभी क्लास में है, क्लास चल रहा है, तो वह तय करती है कि केंद्र सरकार जो है किस राज्य को कितना पैसा देगी। तो केंद्र सरकार उसमें क्या करती है, उसकी अनुशंसा से देख लेती है जो ज्यादा पिछड़े हुए राज्य है, जिस राज्य में कोई जनसंख्या के लिए हाँ हेलो क्यों से मर हेलो आवाज आ रही है? यस सर। हाँ यस सर। सर। यस सर। पहला तो हो गया, देखो राज्य सरकार डायरेक्ट बहुत सारा टैक्स जो होता है राज्य सरकार ही लेती है। पहले के जमाने में सेल्स टैक्स था, वह राज्य सरकार लेती थी। यस सर। उसके बाद एक एक्साइज ड्यूटी होता है, जो मतलब कोई फैक्ट्री उत्पादन कर रहा है, तो जिस राज्य में वो फैक्ट्री होगी उस राज्य सरकार को जो है उस पर एक्साइज टैक्स मिलता था। आजकल क्या है कि ये जो नया व्यवस्था आ गया है जीएसटी, तो इस जीएसटी व्यवस्था एक बहुत बड़ा अतिक्रम के समान है ना, कि हर लेवल पे टैक्स लग रहा है, लेकिन उसमें भी फिर राज्य सरकार का हिस्सा होता है, क्योंकि अब सेल्स टैक्स फिर व्यापारिक कर होता है। मान लो भूमि पर आप लोग जो जमीन उमीन का जो ये जमा करते हैं ना, वह सब राज्य के खाते में जाता है, खाता ये सब का जो टैक्स होता है। तो बहुत सारा टैक्स जो है राज्य सरकार के पास रहता है,
वह निश्चित है, और बहुत सारा टैक्स केंद्र के पास आता है, लेकिन जो केंद्र के पास आता है उसमें से भी केंद्र सारा खुद ही यूज नहीं करती है। उस पैसे में से फिर वह जो है राज्यों को भी बांटती है, और वह वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर बांटा जाता है। सर विकेंद्रीकरण से लाभ बता दीजिए। विकेंद्रीकरण से लाभ, विकेंद्रीकरण से क्या लाभ हुआ? स्थानीय लोगों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो लोकतंत्र की जड़ मजबूत हो गई, है ना। लोकतंत्र की जड़ मजबूत हुई, एक लाभ हुआ। और जो पिछड़े वर्ग के जैसे महिलाएं और जो पिछड़ी जातियों के लोग, उनको भी इससे लाभ हुआ। यस सर। यस सर। यहीं पे कम हो जाता है आवाज कभी कभी। चलिए ठीक है, तो यह सब विकेंद्रीकरण से लाभ हुआ, है ना। सर अगर एक्सक्यूज मी सर। और कोई प्रश्न? यस सर। सर यहाँ पे दिया हुआ है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए, या तो उसमें सरकार और राज्य सरकार का ही मतलब ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर सिर्फ उसमें स्थानीय सरकार भी? नहीं नहीं, स्थानीय का वैसा बात नहीं आता है। मुख्य रूप से तुम जान लो, संघवाद का जो आधार है ना, केंद्र और राज्य के ही साथ है। और स्थानीय सरकार पे चले गए, अच्छी बात है, वह तीसरा स्तर हो गया, उससे विकेंद्रीकरण हो जाता है ना। लेकिन उनको पूरा पावर तो दिया नहीं जाता है ना। फिर भी स्थानीय लेवल पे बहुत कुछ वो लोग अपने स्तर से कर लेते हैं, कुछ अपना फैसला भी ले लेते हैं, है ना। इसमें सर साथ रहने की सहमति का क्या अर्थ हुआ? मतलब दोनों सरकार मतलब अपने कामों को बांटते हैं। हेलो। यस सर।